हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम अपने सीएमए इंटर 2022 जो इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस लॉन्च किया है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, ग्रुप 2 में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर है उसको कवर अप करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे? 2016 सिलेबस को कवर अप कर रहे थे। तो आज जो हम न्यू पैटर्न, न्यू कंटेंट्स के साथ हमने जो इंस्टीट्यूट ने न्यू स्टडी मेट लॉन्च किया है उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या टॉपिक्स हैं उन सबको कवर अप करेंगे। तो मैं सीएमए राहुल गुलाटी आपके साथ इस सिलेबस को प्रॉपर डिटेल में कवर अप करूंगा। अब जैसे ही मैंने 2022 बोला तो आपके मन में क्वेरी क्या आ गई, सर 2016 के भी तो हैं। अभी 2016 पूरी तरह से डिलीट तो हुआ नहीं। इंस्टीट्यूट ने अगर 2022 का सिलेबस लॉन्च किया है तो कुछ अटेम्प्ट 2016 वालों को भी तो प्रोवाइड करे हैं। तो क्या सर ये 2016 वाले इसको कवर अप करेंगे? देखो, मेरा जो मेन फोकस होगा वो अब न्यू पैटर्न से सिलेबस को रिकॉर्ड करना है और फेस टू फेस जो भी हम क्लासेस कवर अप कर रहे हैं उस पैटर्न पे करूंगा। हाँ, जो टॉपिक 2016 में कवर अप होंगे मैं उसको आपको बता दूंगा कि ये पेपर या ये टॉपिक हमारा 2016 के अंदर भी कवर है। बट मेन फोकस फ्रेश सारे कंटेंट 2022 पे हम फोकस करेंगे। तो 2022 में इंस्टीट्यूट ने देखो, अगर ग्रुप 1 में कॉस्टिंग और ग्रुप 2 में कॉस्टिंग, क्योंकि ज्यादा डिटेल नॉलेज हमें कॉस्टिंग में चाहिए, हम कॉस्टिंग की ही क्या कर रहे हैं, एक एडवांस डिग्री ले रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट मान के चलता है आप लोगों को फाउंडेशन लेवल से ही कॉस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आप बिलीव करो, जितनी कॉस्टिंग डिटेल में हम लोग कवर अप करते हैं उतना किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर कवर नहीं है। इसीलिए उनके फाइनल लेवल के टॉपिक इंस्टीट्यूट ने हमारे इंटर लेवल में भी कवर अप कर दिए। तो अगर हमें कॉस्टिंग में ही डिग्री चाहिए तो कॉस्टिंग को स्ट्रांग रखना है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल है, आपके एग्रीगेट वगैरह को बनाने में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी टॉपिक जो हम कवर अप करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये नोटिस में दे रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ नोटिंग नहीं करेंगे। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे मत बढ़ो। मुझे पूछो, आप और मैं अगर दूर भी बैठे हैं ना तो आप ये सोच के लो कि सर हमारे साथ ही है। आप मुझे चैट करके दो, मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करूंगा। क्वेरी आने पर आपके पास मैनेजमेंट के नंबर्स भी हैं और मैं अपना नंबर भी आपको प्रोवाइड करूंगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको 100% रिस्पॉन्स करूंगा। क्लियर? तो स्टार्ट करें। हमारे जो मेन टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर 2016 और 22 दोनों सिलेबस में है। बट सर फिर डिफरेंस क्या है? 2022 सिलेबस के अंदर स्टार्टिंग के जो टॉपिक मैं अभी बताने वाला हूं 7 या 8 वो तो दोनों में है, 16 में भी है और 22 में है। बट 22 में मार्जिनल कॉस्टिंग को और एडवांस कर दिया इंस्टीट्यूट ने। मतलब उन्होंने रिप्लेसमेंट का पॉइंट डाल दिया। ट्रांसफर प्राइसिंग जो हमारा इसके अंदर आता है उसको और एडवांस कर दिया। तो मतलब मैं क्या सकता हूं, बेसिक क्वेश्चन और एडवांस क्वेश्चन तो हैं, साइड बाय साइड कुछ न्यू टॉपिक को इंस्टीट्यूट ने कवर अप कर दिया। तो हम सबसे पहले बेसिक पार्ट से स्टार्ट करते हैं और मार्जिनल कॉस्टिंग को धीरे 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 एडवांस की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। रेडी हैं आप लोग? चलो स्टार्ट करें प्लीज। बिल्कुल सर, हम रेडी हैं। तो आप मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, जो हम अपने 2022 सिलेबस में सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। आपने हेडिंग डाल दी मार्जिनल कॉस्टिंग। मतलब आप मुझे बताओ, हमारे जो सब्जेक्ट का नेम है वो इंस्टीट्यूट ने ग्रुप 2 में क्या रखा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर
जैसे ही आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करना शुरू कर रहे हो तो हमारे मन में क्वेरी आ रही है, सर एक होता है वर्ड अकाउंटिंग जिसको तुम अकाउंटेंसी भी बोल रहे हो, दूसरा वर्ड आया कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड वर्ड आज हम क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में डिफरेंस क्या है आप मुझे बताओ। हाँ भाई, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी जो भी आप बोलेंगे, क्योंकि मेरा मेन फोकस अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी पे तो नहीं होगा, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, अकाउंटेंसी क्या है? मतलब ये कह रहे हैं जो डे टू डे एक्टिविटी में क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग जो आप पढ़ते थे स्टेप्स, उनको हम बोलेंगे अकाउंटेंसी थ्रू P&L, ट्रेडिंग, इन सोल प्रोप्राइटरशिप कह रहे हैं। ऐसे पार्टनरशिप भी होती है सर, ऐसे कंपनी भी होती है। तो मैं सिंपल में वर्ड बोलूं तो जो पास्ट ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है उनको रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। आपने कितना कमाया वो बात अलग है, इलेक्ट्रिसिटी की अलग होगी, इंश्योरेंस की अलग होगी, कंपनी की अलग होगी, वो अलग चीजें हैं। बट पास्ट ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। तो फिर अगर मैं कॉस्टिंग पूछूं तो क्या होगा? मतलब सर कॉस्ट को कैलकुलेट करना, यह काम अकाउंटिंग का तो नहीं होगा। कोई मैं न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा हूं, अगर सपोज करो मैं मार्कर आज मार्केट में नया लेके आ रहा हूं, तो मैं पूछ रहा हूं इसका सेल प्राइस क्या होगा, इसका सेल प्राइस क्या होगा, इसको अगर मुझे डिसाइड करना है तो ये काम मेरा अकाउंट से नहीं कर सकता ना। पेन बनने के बाद मार्केट में सेल हो गए, उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना कॉस्टिंग नहीं है, वो काम किसका है, अकाउंटेंसी का। आप कहते हैं हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, बट मार्कर का प्राइस क्या रखें, इसकी कॉस्ट कैसे कंप्यूट करें, ये सारा काम किसके अंदर होता है, कॉस्टिंग के अंदर। मैं आपको इतनी सी बात बोलता हूं, आप बेसिक से बात करो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है। ये तो एक हमारी बेसिक टर्म्स है जो हम ग्रुप 1 में भी पढ़ते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। मैं मार्केट में चाहते हुए भी सेल को ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता, बहुत हाई कंपीटिटिव मार्केट में बैठे हो आप बताओ, अगर आप सेल प्राइस को इंक्रीज करने की सोचोगे तो मेरा जो कंपटीटर है, आप मानोगे कितना कंपटीशन होता है, 5 पैसे 10 पैसे से भी कंपटीशन चलता है। वो तो कहेगा 10 पैसे में सस्ता लगाऊंगा पर पीस मेरे पास आ जा। आप जिसने 10,000 यूनिट लेनी है, जिसने 1 लाख यूनिट्स लेनी है, वो तो मेरी मार्केट को तोड़ के चला गया। तो हम क्या करते हैं, सेल के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर पा सकते, मतलब सेल को एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाते। तो अगर मुझे प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, अल्टीमेट टारगेट तुम्हारा यही है, तो क्या करो सर, आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लो। तो हमारा टारगेट क्या होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करना हमारा टारगेट होगा। इस कॉस्ट को रिड्यूस करके हम अपने सेल को कांस्टेंट रख के भी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर लेते हैं। तो अब कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट की कंप्यूटेशन के लिए, अगर मैं बोलूं कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो काम है कॉस्टिंग का। पास्ट बेसिस की हेल्प लेते हुए कॉस्ट कंप्यूट करते हैं। आपने पढ़ा था, कॉस्ट शीट पढ़ा होगा, जब हम क्या बोलते हैं ग्रुप 1 के अंदर क्या चीज देखते हैं, ग्रुप 1 के अंदर कॉस्ट में कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए कॉस्ट शीट बनाते हैं। जो सर्विस सेक्टर वाले होते हैं, कोचिंग सेंटर, ट्रांसपोर्टेड, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल्स, तो ये लोग अपनी कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए बनाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसको तुम बोलते हो सर्विस कॉस्टिंग। तो मतलब अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं तो आप बनाएंगे बोलो कॉस्ट शीट, और अगर आप सर्विस में डील कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बनाते हैं। मतलब कॉस्ट को कंप्यूट करने का टारगेट उन लोगों का है। और आज हम जो बात कर रहे हैं उससे एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है हमें उन कॉस्ट से रिगार्डिंग डिसीजन लेने। तो मतलब अगर मैं अपने सब्जेक्ट का नेम बोलूं तो टारगेट क्या है, कॉस्ट को कंप्यूट करने के साथ साथ हमारा जो टारगेट है वो डिसीजन मेकिंग का भी हो जाएगा। और डिसीजन मेकिंग का जैसे मैं नाम बोलता हूं तो सबसे पहले नाम किसका आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का नाम सबसे पहले आता है, डिसीजन मेकिंग। क्योंकि किसी भी चीज को कंप्यूट करने के लिए मार्जिनल मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कंप्यूट किया जाता है। तभी तो मैं बोलूंगा कि आपकी कॉस्ट मेरे लिए रेलिवेंट है या वो इररेलिवेंट है, वो चीजें हम डिसीजन मेकिंग में कवर अप करेंगे। तो आप ये माइंड में क्लियर करेंगे कि हमारा मेन फोकस क्या है। मेन फोकस क्या होगा सर, हमारा मेन फोकस होगा अपनी डिसीजन के लिए रिगार्डिंग सारी कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन कंप्यूट करना। तो आपको अब मैं मार्जिनल पढ़ रहा हूं इस टारगेट के साथ,
डिफरेंट वेज में हम अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं, टाइम टू टाइम मैं आपको एग्जांपल देता रहूंगा और उस कॉस्ट को हम कंप्यूट करेंगे। आपको कोई भी क्वेरी आती है, ये देखो ये मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी आती है, और अदरवाइज टीम के थ्रू भी आप जाके क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब सर आगे बढ़ते हैं। तो आपने लिखा मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे, सबसे पहला टॉपिक लेते हैं पीवी रेशो, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पीवी रेशो। आप मुझे बताओ हमारी जो कॉस्ट होती है वो दो होती है, जनरली दो ही कॉस्ट होती है ना, कौन कौन सी? फर्स्ट वेरिएबल कॉस्ट और सेकंड कौन सी होती है? फिक्स्ड कॉस्ट। सर एक सेमी वेरिएबल भी होती है, बिल्कुल होती है, मैं डिस्कस करूंगा अभी। मेन कॉस्ट कौन सी है हमारी? टू, वेरिएबल और फिक्स्ड। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट जो आपका पर यूनिट क्या होता है? सेम होता है, ठीक है, और अमाउंट क्या होता है उसका? चेंज होता है। अमाउंट क्या होगा? चेंज होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट का आइडेंटिफाई करने का वे ये होता है जिसका पर यूनिट बोल दो, पर आर बोल दो, मतलब पर का बेस सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं स्टूडेंट को क्या करता हूं? बुक देता हूं, बुक प्रोवाइड करता हूं, और जो उसकी कॉस्ट है, उस बुक की कॉस्ट है 50 रुपीज एग्जाम्पल के लिए। तो आप मुझे सोच के बताओ अगर मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो मैं 10 ही बुक्स दूंगा ना। 50 इंटू 10 500 रुपीज मेरी कॉस्ट आ गई। अगर सपोज करो 20 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो 50 इंटू 20 कितना आ गया? 1000 रुपीज कॉस्ट। आप चेक करो मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं बोलना चाहता हूं अगर आप इसको इससे डिवाइड करो या इसको इससे डिवाइड करो, पर यूनिट कॉस्ट तो आपकी 50 आ रही है ना। वहां पे फर्स्ट एग्जांपल में आपकी 500 की कॉस्ट कितने स्टूडेंट को बियर करनी पड़ रही है? 10 स्टूडेंट्स को बियर करनी पड़ रही है। इसका मतलब पर स्टूडेंट कॉस्ट 50 है। और जो सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं वो किसमें कितनी है? 1000 रुपीज की कॉस्ट 20 स्टूडेंट को बियर करनी पड़ रही है, तब भी आप चेक करके देखो पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी आ रही है? 50। तो इसलिए हमने इसको क्या बोले? वेरिएबल कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपके साथ बात करूं, अगर मेरे इस रूम का जो रेंट है, इस रूम का जो रेंट है वो कितना है? सपोज करो 50,000, जिसमें हम अपनी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। सपोज करो इसका रेंट कितना है? 50,000। आप बताओ अगर 10 स्टूडेंट्स बैठ जाए तब भी आपने 50,000 देना है। 20 स्टूडेंट्स बैठ जाए तब भी आपने 50,000 देना है। मतलब जो उसकी बियॉन्ड एक कैपेसिटी है, आपके इस रूम में सपोज करो 100 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो 100 स्टूडेंट तक तो ये 50,000 है, उसके आगे कॉस्ट इंक्रीज होनी शुरू होगी। तो आप मुझे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है उसका पर यूनिट क्या होता है? चेंज होता है। पर यूनिट तो चेंज होगा। 50,000 को 10 स्टूडेंट बियर करेंगे, 50,000 को 20 स्टूडेंट बियर करेंगे, बट इसका अमाउंट क्या होगा? सेम रहता है। इसका अमाउंट क्या होता है? सेम आइडेंटिफाई होता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा बार हमारे से इंस्टीट्यूट कई बार पूछता है, कहता है जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना उसका पर यूनिट डैश वेरीज फ्रॉम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हमारी जितनी यूनिट प्रोड्यूस होती है ना उसके साथ फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट क्या होता है? इसका आंसर होता है इनवर्सली वेरीज। ये इसने इंस्टीट्यूट ने आपसे एमसीक्यू में भी कई बार पूछा है, फिलिंदा ब्लैंक से भी कई बार पूछा है। देखो फिक्स्ड कॉस्ट जो पर यूनिट होता है, अमाउंट तो सेम रहता है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं क्या चीज को, देखो फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट सेम रहता है, पर यूनिट जो होता है वो इनवर्सली वेरी होता है। इनवर्सली वेरी का क्या मतलब हुआ? देखो 50,000 था अभी मेरे एग्जांपल में, वहां पे कितने स्टूडेंट ने बियर करा? 10 स्टूडेंट ने। फिर 50,000 को क्या करा? 20 स्टूडेंट ने बियर करा। फिर 50,000 को कितने स्टूडेंट कर रहे हैं? 50 स्टूडेंट बियर कर रहे हैं। जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जा रही है
पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, क्योंकि 50,000 की कॉस्ट कितने स्टूडेंट्स बियर करेंगे ये वेरी कर रहा है। तो आपने मुझे क्या बोला, फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट क्या होता है, डिक्लाइन करता है अगर हमारी आउटपुट क्या हो रही है, बढ़ रही है, एंड वाइस वर्सा अगर हमारी आउटपुट कम हो रही है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी इस केस में। क्लियर है? तो ये इंस्टीट्यूट ने आपसे एमसीक्यू में कई बार पूछा है। आप एक बारी पहले इतनी बात को नोट करो, एक बारी पहले इतनी बात को नोट कर लो, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड, फिर मैं आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दैट इज कॉल्ड पीवी रेशियो को इलेबोरेट करूंगा। हाँ जी सर, डन। अब मुझे एक बात बताओ, जो हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। अगर एग्जांपल के लिए मैंने 100 रुपीज की पर यूनिट सेल करी है, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने कस्टमर से जो रिकवर करोगे वो कौन सी कॉस्ट कवर करोगे, वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट? हम अपने कस्टमर से जो रिकवर करेंगे सबसे पहली कॉस्ट कौन सी रिकवर करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपके ऊपर स्पेंड करी है वो कॉस्ट पहले आपको रिकवर करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं रिकवर कर पा रहे तो हो सकता है फिक्स कॉस्ट कवर ना करें। अगर हम डिस्काउंट देना भी चाहेंगे, जो डिसीजन लेंगे, तो वो कितना देते हैं, फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अगर आप बियर नहीं करेंगे तो कोई और बियर कर लेगा। अगर इस बैच में सपोज करो स्टूडेंट कम है, दूसरे बैच में स्टूडेंट ज्यादा हैं, तो मैं आपकी हो सकता है फिक्स कॉस्ट कम बियर करवा लूं, उनसे बियर करवा लूं एज कंपेयर टू। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो अमाउंट मैंने आपके प्रोडक्शन में इनकट करा है, वेरिएबल कॉस्ट है, वो तो आप ही बियर करेंगे ना, आपकी कॉस्ट कोई और बियर तो करेगा नहीं। तो सबसे पहला टारगेट क्या होता है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट को कवर करवाना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं। सपोज करो वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपीज थी। अब जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करा है, मैं अब इसको प्रॉफिट तो बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी हमारी कॉस्ट का एक पार्ट लेस हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट लेस हुआ है ना, फिक्स कॉस्ट तो लेस हुआ नहीं, तो प्रॉफिट कैसे बोल दूं? तो जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कितना कंट्रीब्यूट करके दिया, 40 रुपीज उसने कंट्रीब्यूट करके दिया। अब वेरिएबल कॉस्ट के बाद क्या लेस होगा, फिक्स कॉस्ट। सपोज करो 10 रुपीज, तो अब मैं इसको नाम दे सकता हूं प्रॉफिट। इसका मतलब अब इस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कितना हुआ है,
30 रुपीज का। तो आपने मुझे क्या बोला, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट। अब मैंने बोला पीवी रेशियो को कंप्यूट करने के लिए हमारे दो बेस होते हैं। फर्स्ट, व्हेन 1 ईयर इंफॉर्मेशन गिवन, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल की इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब आपको क्वेश्चन में 1 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। और जैसे मैंने इनटू 100 लिखा, इसका मतलब आंसर आपका परसेंटेज में रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि इनटू 100 का मतलब ही होता है परसेंटेज में। तो मेरे एग्जांपल में अगर आप बोलना चाहो तो कितना कंट्रीब्यूशन हुआ बोलो, 40 रुपीज का कंट्रीब्यूट करके दिया है 100 की सेल के ऊपर, तो आप कह सकते हैं आपका 40% पीवी रेशियो है। तो अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर की इंफॉर्मेशन होती है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, 40% मेरे एग्जांपल में। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं वेयर, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, कंट्रीब्यूशन होता है या तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दो। आप ये चेक करो, अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो आप या तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दो, या सेकंड फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दो, तब भी तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा सर। तो डिपेंड करेगा मुझे कैसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। अगर मुझे अपर में है तो मैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट लेस करूंगा, या मैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी ऐड करके कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर? सेकंड, अगर मुझे मोर देन 1 ईयर इंफॉर्मेशन होगी, मैंने लिखा व्हेन मोर देन 1 ईयर इंफॉर्मेशन गिवन, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला जो पीवी रेशियो का होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। परसेंटेज में तो आएगा ही आएगा। अब सर इस फॉर्मूले को प्रूफ भी कर देना, हाँ मैं कर दूंगा अभी प्रूफ। तो आपने क्रक्स में याद करना है, 1 ईयर होगा तो आप मुझे बोलेंगे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, मोर देन 1 ईयर होगा तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। क्लियर? एक लाइन में और चीज लिखता हूं, इसमें जरा ध्यान देना। मैंने नोट में लिखा है पीवी रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। मैंने क्या लिख दिया सर, ये पीवी रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, मतलब जितनी मर्जी यूनिट बेचो पीवी रेशियो इंडिपेंडेंट है, पीवी रेशियो सेम रहता है। पीवी रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, वो चेंज नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम अभी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, हम सारी चीजों को डिटेल में कवर अप कर रहे हैं, बट जैसे जैसे एग्जाम का टाइम पास आता है हमारे ऊपर क्या होता है, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें एमटीपी भी करने हैं, आरटीपी भी करने हैं, सजेस्टेड पता इंस्टीट्यूट क्या क्या चीजें देगा, स्कैनर भी हम करेंगे। तो मेरी कोशिश रहती है आपकी जहां जहां मिस्टेक होने के चांस होते हैं, आप जहां जहां हम देखते हैं, टेस्ट पेपर में भी देखता हूं, पेपर चेक करते हुए भी देखता हूं, तो जहां जहां मिस्टेक होती है मैं उनको या तो क्या करता हूं, स्टार डालता रहता हूं पेन चेंज करके। ऐसा क्यों? एग्जाम टाइम पे अगर हम फुल सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाते तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन के अंदर स्टार स्टार पॉइंट होंगे ना, वो देख लेना कि यहां गलती होने के चांस है। फ्यूचर अनसर्टेन है, मुझे नहीं पता जब एग्जाम का टाइम पास आएगा मेरे पास कितना टाइम पड़ा होगा उसको मैं रिवाइज कर सकूं। हम उसके लिए कैप्सूल्स तो बनाते ही बनाते हैं, मतलब 10 to 15 आवर्स की रिवीजन तो बनाएंगे ही बनाएंगे, टेस्ट सीरीज भी लेंगे ही लेंगे, आपको वो तो आइडिया होगा। बट अभी मैं क्या करता हूं, या तो उसको स्टार डालता हूं या नोट बना के लिखवाता हूं। तो नोट का मतलब होता है, इसका मतलब इसमें आप गलती करने के चांस रखते हैं, उन पॉइंट को आप रीड करेंगे। चैप्टर के लास्ट में मैं आपको एक समरी बता दूंगा कि हम कौन कौन से क्वेश्चन कवर कर जाएं, हमारे चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। वो मैं आपको चैप्टर के एंड में लिखवाऊंगा। तो आपको जो नोट है उसकी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, या इंपॉर्टेंस क्या है उस पॉइंट को कवर अप कर रहा हूं। तो पीवी रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, मतलब पीवी रेशियो चेंज नहीं होती,
अच्छा देखो कैसे सर, ये लो मैंने एग्जांपल लिया ये 1 यूनिट, फिर मैंने एग्जांपल ले लिया 10 यूनिट्स का, और फिर मैंने एग्जांपल ले लिया 100 यूनिट्स का। आपको पता है सेल और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। सेल और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो अगर सेल इंक्रीज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? इंक्रीज। और अगर सेल डिक्रीज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, उस चीज को भी मैं आपको बताता हूं अभी क्यों। एक मिनट, ये देखो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है? आपने मुझे बोला कंट्रीब्यूशन, और अभी भी आपने मुझे फॉर्मूला बोलता पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100 से। चेक करते हैं, अगर मेरी सेल आपने मुझे बोला 10 की है, वेरिएबल कॉस्ट 6 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 4। और फॉर्मूला कितना बना? 4 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट है 10 की सेल के ऊपर, तो आपकी पीवी रेशियो कितनी आ रही है? 40%। क्लियर? अगर 1 यूनिट में सेल करता हूं 10 रुपीज की, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर उसके बियॉन्ड 6 है तो कंट्रीब्यूशन मैं कह सकता हूं 4 का है। अगर 1 यूनिट 10 की है तो 10 यूनिट्स कितने की सेल होगी? बोलो 100 की। अगर 1 यूनिट 10 की है तो 100 यूनिट कितने की सेल होगी? 1000 की। वेरिएबल कॉस्ट अगर 1 यूनिट पे 6 है तो 10 यूनिट पे कितना होगा? 60। यहां पे कितना होगा? 600। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। अब आप चेक करके देखो 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन 100 की सेल के ऊपर, तब भी तो 40% आ रहे हैं। और यहां पे चेक करके देखो 400 का कंट्रीब्यूशन 1000 की सेल के ऊपर, तब भी कितना आ रहा है? 40%। तो आप चेक करके देखो पीवी रेशियो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट है। मैंने यही तो बोला, पीवी रेशियो क्या है? इंडिपेंडेंट है ऑन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। जितनी मर्जी यूनिट बेचो, पीवी रेशियो क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। अच्छा, अब थोड़ा और एक्सपेंड पे आ जाओ, थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करता हूं, इस चीज को जरा ध्यान देना प्लीज। देखो जो सेल होता है ना, और क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। आपने मुझे बोला कंट्रीब्यूशन, ठीक है? हाँ भाई, सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं मुझे बता दो, मुझे याद नहीं आ रहा। सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ऐसे ही करते हैं ना कुछ। बहुत ध्यान से देखना, मैं आप थोड़ा एक्सपेंड पे आ रहा हूं, जो 2022 सिलेबस में आया हुआ है, इसको इंस्टीट्यूट ने टच किया है। ये नहीं कह रहा 16 में नहीं है, बट 16 पे इंस्टीट्यूट का इस पॉइंट की तरफ फोकस कम था, उसने कभी टच नहीं करा। अब उसने इसका नाम ही मैनेजमेंट रख दिया, पूरा 100 मार्क्स का पेपर बना दिया, तो मुझे लगता है इस पॉइंट को वो टच कर सकते हैं। 16 में तो आपकी इस कॉस्टिंग के सब्जेक्ट की वेटेज कम है ना, क्योंकि एफएम साथ ही है, बट 22 में तो अलग से पेपर दे दिया इन्होंने। तो आप मेरी बात को सुनो, सेल प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो? वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो? नहीं, अमाउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं? सर इतना तो हम सोचते ही नहीं। सर ये होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्या करूंगा? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। यही होता है ना। आपको पता है मैं क्या फोकस कर रहा था? सेल और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में आपने मुझे क्या बोलता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। अभी भी आपने लाइन मुझे बोली है ये बात कि सेल और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर सेल इंक्रीज होती है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है और कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होता है। सेल डिक्रीज होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होता है और कंट्रीब्यूशन भी डिक्रीज होता है। अब मैं अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर देता हूं। क्या चेंज करूंगा? क्या चेंज करूंगा बोलो प्लीज। मैं बोल रहा हूं सेल इंक्रीज होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा अगर उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स में चेंज हुआ है। सेल इंक्रीज होगी, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, हम ये एज्यूम करते हैं क्या चीज? कि नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हुई है। बट अगर एग्जामिनर का मन कर जाए कि नहीं मैं तो सिर्फ सेलिंग प्राइस में चेंज कर रहा हूं, एग्जामिनर आपको ये नहीं लिख रहा सेल में चेंज हुआ है, अगर वो लिख के दे रहा है सेल में चेंज हुआ है, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज करना पड़ेगा। उसकी लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा आपको कि वो क्या लिख रहा है, सेल में चेंज लिख रहा है या सेलिंग प्राइस पर यूनिट में चेंज लिख रहा है।
अगर वो सेल में चेंज लिख रहा है, इसका मतलब वो आपको हिंट दे रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज करो। और अगर उसने लिख दिया कि सेलिंग प्राइस इंक्रीज, तो याद रखना वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस कंपोनेंट में चेंज करने के लिए कहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स में इंक्रीज करने के लिए उसने नहीं कहा। फिर सेल चेंज होगी, वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगी। ऐसे ही बोलो, अगर वो वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करने के लिए कह रहा है पर यूनिट, तो सेल चेंज नहीं होगी। हम अभी तक एज्यूम करते थे जब सेल चेंज हो रही है तो आप ये एज्यूम करते हो कि नंबर ऑफ यूनिट्स वाला कंपोनेंट चेंज हो रहा है, इसीलिए आप वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज कर देते हो। तो याद रहेगा ये पॉइंट, ये इंस्टीट्यूट इस पॉइंट पे आप इस पे फोकस करेगा। मैं इसका क्वेश्चन भी अभी आपको फ्रेम करके दे दूंगा। हाँ, मैं अभी इसका एग्जांपल अभी क्वेश्चन कराऊंगा। मैं ऐसा भी करूंगा आपके साथ, नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा जब मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी चेंज करूंगा और नंबर ऑफ यूनिट भी चेंज करूंगा इफेक्ट सेम टाइम साइमल्टेनियसली। तो आप सेलिंग प्राइस में अगर सपोज कर 5% चेंज हुआ तो उससे तो सेल में इफेक्ट पड़ेगा, और 10% मैंने सपोज करो बोला नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गई सेल, तो उसका 10% का इफेक्ट सेल में भी आएगा एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट में भी आएगा। मैं उस कंपोनेंट को आपके साथ चेंज करूंगा, बिल्कुल डील करूंगा, उसकी कभी चिंता मत करो। ठीक है, तो अभी आप पहले इतनी बात को एक बार नोट करेंगे मेरे साथ। पहले आप इतनी बात को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ लेते हैं। कोई भी चीज नहीं समझ आ रही, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज मुझसे पूछ के करेंगे।
हाँ जी सर, डन। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो सेल है उसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट का नाम वेरिएबल कॉस्ट है और दूसरे पार्ट का नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर आपने मुझे बोला अगर 100 की सेल है, 60 का वेरिएबल कॉस्ट है, तो 40 का कंट्रीब्यूशन है। अभी भी आपने मुझे बोला सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो क्या आता है सर, कंट्रीब्यूशन आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल के जो दो पार्ट्स हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरे पार्ट का नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन। अब मुझे आप क्या बोलना चाहेंगे, मुझे बोलना चाहेंगे अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100 करूं तो कितना आ रहा है, 60 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है, 100 की सेल के ऊपर है, तो 60% आ गया। इसको मैं बोलता हूं वेरिएबल कॉस्ट रेशो। वेरिएबल कॉस्ट रेशो का फॉर्मूला क्या बन गया, कितनी वेरिएबल कॉस्ट है कितनी सेल के ऊपर, ठीक है। और अगर मैं इसको यूज करूं, बोलो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100, तो मतलब 40 का कंट्रीब्यूशन 100 के सेल के ऊपर कितना आ गया, बोलो 40%। मैं इसको बोलूंगा या तो आप बोल दो कंट्रीब्यूशन रेशो या आप इसको बोल दो पीवी रेशो, एक ही तो बात है। अभी भी आपने मुझे फॉर्मूला बोलता, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। सर आप बताना क्या चाहते हो, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होता है और पीवी रेशियो जो होता है उनका एग्रीगेट 100% होता है। अगर एग्जामिनर आपको लिख दे कि मेरे वेरिएबल कॉस्ट 70% है, इसका मतलब पीवी रेशियो 30% है। वेरिएबल कॉस्ट 40% है तो पीवी रेशियो 60% है। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे, वो आपको ये बता सकता है कि अदर पार्ट जो होता है वो 100% से रिमेनिंग होगा। क्लियर है, इसको नोट करेंगे, फिर हम अपने असाइनमेंट की तरफ मूव करेंगे। जो अभी तक हमने कंसेप्ट समझा है उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कवर अप करते हैं। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। चलो अब असाइनमेंट का पहले एक बेसिक देखते हैं। असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ देखो। अभी तक हमने जो कंसेप्ट करे हैं उससे रिगार्डिंग असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। लिखा था कंप्यूट पीवी रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालनी है इन केसेस में। फर्स्ट में गिवन है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 18 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12 है। सिंपल था, बोलो कितना। हमने लिखा आंसर नंबर 1। हाँ जी, सेलिंग प्राइस आपने मुझे बोला पर यूनिट 18 है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 12 है। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करके क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। कितना आ गया, 6। और हमें पीवी रेशियो निकालना है, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपने मुझे बताया था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। तो कितना कंट्रीब्यूशन है, 6 का। कितनी सेल के ऊपर, 18 के ऊपर। तो 33 1/3%, दैट इज 33.33। और इसको हम 1/3 भी तो बोलते हैं। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। उससे हमने पीवी रेशियो कंप्यूट कर लिया। फर्स्ट पार्ट नोट करेंगे।
जल्दी से फर्स्ट पार्ट को नोट कर लो। इसके बाद सेकंड पार्ट जो था उसको रीड करते हैं हम। क्या लिखा था? टोटल सेल ऑफ 1000 यूनिट्स। आपको 1000 यूनिट की सेल गिवन है 60 और वेरिएबल कॉस्ट है 45 पर यूनिट। ठीक है, ये देखो। तो आपने मुझे बोला जो सेल्स है वो आपकी है 60,000, वेरिएबल कॉस्ट है 45 पर यूनिट। 1000 यूनिट्स पे कितनी हो गई? 45,000। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 15,000। तो पीवी रेशियो कितना होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। 15,000 का कंट्रीब्यूशन है 60,000 की सेल पर, कितना आ गया? 25%। मैं क्या प्रूफ करने आता हूं? फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि सेल और वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट पे लिया है, तब भी पीवी रेशियो कंप्यूट हो सकती है। और सेकंड पार्ट में हमने देखा कि हमने टोटलिटी पे लिया है, मतलब सेल और वेरिएबल कॉस्ट टोटल पे लिया हुआ है, तब भी पीवी रेशियो कैलकुलेट हो सकता है। आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे सर, 60,000 की अगर सेल 1000 की है तो आप डिवाइड करके सेलिंग प्राइस पर यूनिट कंप्यूट कर लो। हाँ, कर सकते हैं। मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया ताकि आप उस बात को देख पाओ कि पर यूनिट और टोटल दोनों पे पीवी रेशियो निकल सकता है। अगर मैं डिवाइड कर देता अभी तो शायद आपके मन में ये ना आता कि वेरिएबल कॉस्ट और सेल हमारे को पर यूनिट ही चाहिए होता है। ऐसा कहीं रूल नहीं है। मेरे को कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है और सेल चाहिए होता है, चाहे वो टोटल में आ रहा हो चाहे वो पर यूनिट में आ रहा हो, दोनों ही वे में पीवी रेशियो कंप्यूट हो सकता है। हाँ जी, ठीक है सर। थर्ड पार्ट पे देखेंगे सर। थर्ड पार्ट देखो क्या गिवन है। आप मुझे गिवन था टोटल सेल है 5 लाख की। ओके सर। फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख, कैपिटल इन्वेस्टेड है 7,50,000 और हमारा जो प्रॉफिट हम चाहते हैं वो चाहते हैं 20% कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो आप बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 7,50,000, इसका 20%, इसका मतलब प्रॉफिट चाहते हो 1.5 लाख का, 1,50,000 का। और अगर 1,50,000 का प्रॉफिट चाहती हो और आपको पता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितनी की थी? 1 लाख की, प्रॉफिट है 1,50,000 का, तो कंट्रीब्यूशन आप मुझे कह सकते हो ना 2,50,000 का। और अगर कंट्रीब्यूशन 2,50,000 का है, सेल तो पता ही है 5 लाख की, तो आप पीवी रेशियो निकाल सकती हैं। मतलब कौन सी अप्रोच हो गई? जो बैकवर्ड वाली थी उससे हमने कंट्रीब्यूशन निकाला, निकाल सकते हैं। तो लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। सी पार्ट के लिए डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपने मुझे बोला था 20% ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड, और वो थी आपकी कितनी? 7,50,000, 1,50,000। फिक्स कॉस्ट गिवन है 1 लाख, कंट्रीब्यूशन होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो 1 लाख प्लस 1,50,000, कंट्रीब्यूशन आ गया 2,50,000। कंट्रीब्यूशन आ चुका है 2,50,000। और अगर कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल मुझे गिवन है 5 लाख की, और पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। 2,50,000 5 लाख पे, तो पीवी रेशियो कितना आ गया? 50%। पीवी रेशियो आ चुका है 50%।
क्लियर है? हाँ जी सर। अब फोर्थ पार्ट को देखो, क्या था सर फोर्थ पार्ट में? अब मुझे गिवन है, ये देखो, फर्स्ट ईयर में सेल इतनी है, प्रॉफिट इतना है, सेकंड ईयर में सेल इतनी है और प्रॉफिट इतना है, तो क्या आ गया? मोर देन 1 ईयर आ गया ना। और मैंने अभी आपको बताया था अगर मोर देन 1 ईयर होता है तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू 100, तो प्रॉफिट का कितना है? 10,000 से 14,000 हो गया। कितना प्रॉफिट में चेंज हो गया? 4,000 का। चेंज इन सेल 80,000 से कितनी हो गई है? 90,000, 10,000, तब भी पीवी रेशियो कंप्यूट हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इस केस में? पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट। समझ आ गया ना? इस ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मोर देन 1 ईयर इंफॉर्मेशन है, तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। 14,000, 10,000, 90 और 80, 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो पीवी रेशियो आ रहा है 40%। पीवी रेशियो के जो जो केस बन सकते हैं वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है सर। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ना। लिखा था पीवी रेशियो ऑफ द फर्म इज 40%। अगर हमारे फर्म की पीवी रेशियो 40% है तो व्हाट आर द वेरियस कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ? आप उसे क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, आप मुझे बताओ। अगर आपको कोई इंडस्ट्री कह रही है कि पीवी रेशियो 40% है, आप उससे क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? सर फर्स्ट, जितनी मर्जी यूनिट बेचो पीवी रेशियो 40% रहेगा। सेकंड, पीवी रेशियो अगर 40% है इसका मतलब कंट्रीब्यूशन सेल का 40% है। नेक्स्ट, अगर पीवी रेशियो 40% है इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 60% है, क्योंकि भी आपने तो बताया था कि पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का एग्रीगेट 100% होता है। क्लियर है? तो हम इतनी सी लाइन से 3 कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इफ पीवी रेशियो इज 40%, if PV ratio is 40%, it will remain as it is. It will remain as it is for it remain as it is calculated for any number of units. Calculated for any number of units. Full stop. In other words, PV ratio is independent. PV ratio is independent of the number of units for which it is computed. पीवी रेशियो इंडिपेंडेंट होती है जिसके लिए कंप्यूट कर रहे हैं। सेकेंड, पीवी रेशियो 40% मींस पीवी रेशियो, सेकेंड पॉइंट है इसका, पीवी रेशियो 40% मींस कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स। कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स। नेक्स्ट, 40% of sales. Next, PV ratio 40% means variable cost is 60% of sales. Variable cost is 60% of sales.
हाँ जी, क्लियर। तो यहां आकर के मैं कह सकता हूं कि मेरा पीवी रेशियो का पॉइंट कंप्लीट है, बट एक पॉइंट रह गया सर। वो आपने कहा था ना कि पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल, एक बार हम उसको भी वो कर लेते हैं प्रूफ। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या था, चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये कैसे बना सर, इसको बता दो। ये देखो, चेंज इन प्रॉफिट को मैं लिख दूं P2 माइनस P1, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट माइनस फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, और चेंज इन सेल को लिख दूं S2 माइनस S1। प्रॉफिट कैसे आता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, यही आएगा। और प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, वो तो सेम ही आएगी ना, फिक्स कॉस्ट इसलिए एफ लिखा है। क्लियर। अब अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो क्या आएगा बोला, S2 माइनस V2 माइनस F माइनस S1 प्लस V1 प्लस F डिवाइडेड बाय S2 माइनस S1। फिक्स कॉस्ट से फिक्स कॉस्ट कैंसिल, F की जगह नहीं C क्यों, प्रॉफिट निकालने के लिए तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दो चीजें लेस करते हैं ना, C तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के लेस कर जाएगा। अब क्या आ गया, S2 माइनस S1 माइनस V2 माइनस V1, S2 माइनस S1, और सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते तो क्या आता है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। आप देखो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है ना, इसीलिए चेंज इन कंट्रीब्यूशन बोल दो या चेंज इन प्रॉफिट बोल दो, बात तो एक ही है। तो इसीलिए हम जब मोर देन 1 ईयर का इंफॉर्मेशन होती है तो हम क्या यूज करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। क्लियर, इसको भी लिख लो। क्लियर। तो मैं कह सकता हूं अब हमारा यहां पे आके कौन सा पॉइंट कंप्लीट होता है, पीवी रेशियो पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी से आगे पार्ट कवर अप करूंगा जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, शॉर्ट में बोलते हैं बीईपी। आप यहां तक रिवाइज करेंगे, कोई भी डाउट आता है आप मैनेजमेंट से या मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आगे की क्वेरी को फिर हैंडल करूंगा आपके साथ। थैंक यू सो मच प्लीज।